नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गैट्स के ऊपर। GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, WTO में सर्विसेज पे क्या समझौता हुआ था इसके ऊपर मैं करूंगा बात। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर वीडियो और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों आइए मैं बात करता हूं WTO एंड गैट्स एग्रीमेंट की। यहां पे देखिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो शब्दों के बीच में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर। तो GATT है, GATT अलग चीज है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहां पे मैं बात कर रहा हूं GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज। तो ये क्या है और WTO में सेवाओं के ऊपर किस तरह से एग्रीमेंट हुआ है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। मैंने आपसे बताया था कि जो WTO का जो उरुग्वे राउंड था, 8वां राउंड था, वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड था और वो बहुत लंबा चला था, 86 से लेकर 94 तक। इसके अंतर्गत काफी डिबेट हुआ था सदस्य देशों के बीच सर्विसेज के व्यापार के ऊपर। WTO ये चाहता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। फ्री एंड फेयर ट्रेड दो चीजों का हो सकता है, एक तो गुड्स का हो सकता है, दूसरे सर्विसेज का हो सकता है। अगर मैं अमेरिका को बासमती चावल एक्सपोर्ट करता हूं और अमेरिका अपना मार्केट खोलता है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, और अमेरिका अपने वहां से आईफोन भेजता है तो मैं किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता हूं, तो इसी तरह का अगर हम सर्विस का भी एक्सपोर्ट और सर्विस का भी इंपोर्ट करें तो वो भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। WTO ये चाहता है कि जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गुड्स का मार्केट बिल्कुल ओपन हो रहा, क्लियर हो, ऐसे ही सर्विसेज का भी एकदम से फ्री एंड फेयर ट्रेड हो, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह के प्रतिबंध, किसी तरह के ऑब्लिगेशंस न लगाए सके, जिससे कि सर्विसेज का वैसा ही निर्बाध प्रसार हो जैसे वस्तुओं का होता है। इसलिए यहाँ पे सर्विसेज के भी फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात की गई थी। 1995 में WTO अस्तित्व में आया और साथ ही साथ ये गैट्स एग्रीमेंट में भी आ गया अस्तित्व में, जो बात करता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मेंबर्स नेशंस है WTO, वो अपने में जो सर्विसेज का ट्रेड करेंगे वो भी फ्री एंड फेयर ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। यहां पे दोस्तों आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को उठा के देखूं तो लगभग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे तो 75% अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 25% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सर्विसेज का भी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी उसी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन होना चाहिए सर्विसेज में जिस तरह का गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है। WTO में जो बात की गई है सर्विसेज को, उसको मोड कहते हैं। मतलब यहां सर्विसेज का क्लासिफिकेशन मोड में किया गया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि WTO में मोड क्या है। एक्चुअली जो WTO में मोड है वो सर्विसेज के टाइप बताता है कि किस तरह की सर्विसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर होगी। तो यहां पे दोस्तों जो सर्विसेज है बेसिकली वो टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। अगर आप मोड समझ रहे हैं कि व्हाट इज मोड, तो एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज है कि सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है, ये सर्विसेज के टाइप्स हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे जो सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में किया गया है, जिसको हम कहते हैं मोड। यहां पे मोड 1 सर्विस, मोड 2 सर्विस, मोड 3 सर्विस और मोड 4 सर्विस। और WTO में ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4 जो चारों तरह की सर्विसेज है वो फ्री और फेयर ट्रेड हो इनका, इसमें किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज न किए जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊंगा कि एक्चुअली मोड 1 क्या है, मोड 2 क्या है, मोड 3 क्या है, मोड 4 क्या है। बहुत ही आसान है, आप बहुत ध्यान से बस चीजों को सुनिएगा, आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत क्लियर आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में WTO के जो गैट्स एग्रीमेंट है उसमें मोड 1, 2, 3, 4 क्या है और इसमें सर्विसेज का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले आइए मैं एक दो शब्द पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मोड के बारे में। देखिए आप एक चीज पढ़ते होंगे, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस दाता, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता। जैसे मान लो कि आप यूज करते हो
जियो का जो सिम, तो जो जियो है वो सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट की, कॉलिंग की सर्विस प्रोडक्ट सेल कर रही है। इसका मतलब ये होता है सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, और वो जो आपको देता है उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस प्रोडक्ट बहुत ध्यान से समझिए, दो चीजों के बीच, एक है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देता है, और जिस सर्विस को वो देता है उसको हम बोलेंगे सर्विस प्रोडक्ट। लाइक एग्जांपल, आप BSNL का जो है यूज कर रहे हो सिम, तो BSNL आपको कॉलिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपको इंटरनेट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट है। तो यहां पे दो शब्द आप बिल्कुल क्लियर करिए, समझ लीजिए कि सर्विस प्रोवाइडर एक टर्म्स है जो सेवा देता है, और जो वो सेवा देता है उसको हम सर्विस प्रोडक्ट कहेंगे। अब एक चीज यहां ये भी समझने वाली है कि वो जो सर्विस प्रोडक्ट है वो आपके देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, सेल हो सकता है, या फिर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सेल हो सकता है, उसका ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो अगर वो आपके बाउंड्री में, आपके ज्योग्राफिकल या इकोनॉमिक बाउंड्री में सेल हो रहा है सर्विस, तो उसको हम बोलेंगे कि डोमेस्टिकली यूज हो रहा है, सेल हो रहा है। लेकिन अगर वो क्रॉस बॉर्डर सेल होगा तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर जो है उसका सेल होना, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसे बेचा जाना। तो अब आइए ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज मोड 1, व्हाट इज मोड 2 एंड व्हाट इज मोड 3। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सीखते हैं मोड 1 सर्विस के बारे में कि मोड 1 क्या है। तो हेडिंग आप लोग डाल लें मोड 1। तो मोड 1 सर्विस क्या है, किसको WTO में मोड 1 सर्विस के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिए, जो चीज मैंने बताया कि ये है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, और यहां पे हमने लिख दिया अब्रोड, मतलब विदेश, देश के बाहर का क्षेत्र। और यहां पे एक शब्द मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। यही चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, पहला जो टर्म्स मैंने लिखा है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस सेल करेगा, जो सर्विस देगा, सर्विस जो बेचेगा। दूसरा है ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कि वो देश के बाहर लेके जा रहा है, और ये है विदेशी क्षेत्र अब्रोड। अब देखो मोड 1 में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अब्रोड में अपने सर्विस प्रोडक्ट को दे देता है। यहां पे क्या करता है, वो सर्विस प्रोडक्ट को सेल कर देता है, सर्विस प्रोडक्ट को सेल कर लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होता है, नहीं। यही चीज आपको सीखनी है। मोड 1 टाइप की सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं दोस्तों जिसमें सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विस प्रोडक्ट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अब्रोड में सेल कर लेता है, ट्रांजैक्शंस कर लेता है, लेकिन ये खुद सर्विस प्रोवाइडर दुनिया में कहीं भी जाता नहीं है, क्रॉस बॉर्डर इसका मूवमेंट नहीं होता है। दिस इज मोड 1 टाइप सर्विस। बहुत क्लियर, आप समझ गए। सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विस प्रोडक्ट को अब्रोड में सेल कर पा रहा है, ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, उसके बदले में पेमेंट ले रहा है, डॉलर कमा ले रहा है, लेकिन खुद जो है ये क्रॉस बॉर्डर नहीं जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटी प्रिंट मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा अपने कार्यक्रम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका का कोई विश्वविद्यालय है और वो एक ऑनलाइन कोर्स चला रहा है और इंडिया में हम बैठ के उसको परचेज कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन से, प्रिंट मीडिया से उसको देख रहे हैं और पे कर रहे हैं। इसका मतलब सर्विस प्रोडक्ट तो हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर वो यूनिवर्सिटी मेरे वहां नहीं आ रही है और उसका सर्विस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मोड 1 टाइप की सर्विस, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर खुद मूव नहीं कर रहा है लेकिन अपने सर्विस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन से चलने वाले कोर्सेज हैं, आप देखिएगा कि सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, अपने सर्विस प्रोडक्ट को सेल कर लेता है लेकिन खुद जो है वो मूव नहीं करता है। इसी को मोड 1 सर्विस हम कहेंगे। जैसे मान लो इसमें अगर आपको देखना है कि क्या सिचुएशन है इंडिया की, तो आप बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की बात सुनते होंगे, बीपीओ के बारे में आए दिन बात सुनते हो कि मेरा भाई जो है अमेरिका कंपनी के लिए, अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका ऑफिस जो है नोएडा में, गुड़गांव में, तो वो गुड़गांव में बैठा है तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस किसके लिए दे रहा है, यूएस के कंपनी के लिए, लेकिन तुम्हारा भाई खुद जो है यूएस नहीं जा रहा है। दिस इज मोड 1 टाइप सर्विस, जिसमें वो अपने सर्विस को सेल तो कर रहा है लेकिन खुद मूव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे जो मोड 1 सर्विस है उसमें सर्विस प्रोडक्ट को हम आराम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करेंगे बिना क्रॉस बॉर्डर खुद के मूवमेंट के। एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि पूरा का पूरा बीपीओ एग्जांपल है आपके मोड 1 का। कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई इंस्टीट्यूशंस है जो अपने सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी
दे रहा है लेकिन खुद मूव नहीं कर रहा है, इसको आप बोलेंगे मोड 1 का एग्जाम्पल। तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया जैसे देश इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज की सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे होनहार वीर लोग जो हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज हो गया मोड 1 टाइप की सर्विस। अब हम आइए सिखाते हैं आपको व्हाट इज मोड 2। मोड 2 क्या है, बहुत ध्यान से सीखेंगे और थोड़ा सा जो है यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ही हम चेंज करेंगे, ज़्यादा चेंज हम नहीं करेंगे। इसी डायग्राम में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि आप लोग नया डायग्राम बनाइए और सेम यही चीज़ है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे अब्रोड है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है। देखिए मोड 2 में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका हो जाता है, इतना फेम हो जाता है कि जो अब्रोड के लोग हैं अब वो खुद इस सर्विस प्रोवाइडर के पास आते हैं और इसके सर्विस प्रोडक्ट का यहीं पे यूज करते हैं। अब देखिए सर्विस प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर रहा है दुनिया में, बल्कि उस सर्विस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं और इसका एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हुआ तुम्हारा सर्विस मोड 2 टाइप में। इसमें भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर का नहीं हो रहा है, बल्कि वो इतना फेमस हो गया है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग ही इसके पास आ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोड 2 टाइप की सर्विसेज। अब इसका आप एग्जांपल पूछेंगे हमसे ताजमहल। ताजमहल देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ताजमहल का कि दुनिया के तमाम देशों से लोग आगरा पहुंचते हैं, ताजमहल को देखते हैं। तो क्या ताजमहल ही वेस्ट चला जाता है क्या ताजमहल ही जो है फ्रांस जापान चला जाता है क्या? नहीं, वहां से लोग आते हैं ना देखने के लिए। आप जब ताजमहल को देखने के लिए आए और पेमेंट करके आए, देखे टिकट कटा के देखे, तो यहाँ पे देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो यहीं पे बना हुआ है, उसका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आ गए। जैसे मान लो मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि इंडिया में देखो बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी होती है। नरेश त्रेहान का नाम आपने सुना होगा, मेदांता चिप के। आप जाएंगे एकदम भीड़ लगी रहेगी बाईपास सर्जरी के लिए। अमेरिका में जो बाईपास सर्जरी हो रही है 8 लाख में, ये करना है 4 लाख में। अमेरिका के लोग आते हैं नरेश त्रेहान के पास और यहाँ बाईपास सर्जरी कराते हैं। पूरा अफ्रीका के लोग आप देखेंगे भरे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया सर्जन और हॉस्पिटल्स की, वहां से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इनके पास और यहाँ पे आके वो क्या कर रहे हैं, खुद जो है सर्विस इंजॉय कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। ये है मोड 2 टाइप की सर्विस। अगर आपको लगता है कि जो है मैं जाऊं और मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ूं, तो आप यहां से ऑक्सफोर्ड गए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोड 2 कि तुम खुद जा रहे हो ऑक्सफोर्ड के पास, ऑक्सफोर्ड तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद वहां पे पहुंच जा रहे हो। तो इसका बड़ा एग्जांपल है टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म। आप कहते हो ना कि मेरी शादी होगी और मैं पेरिस जाऊंगा तो जब तुम पेरिस जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, तो तुम वहां पे जाके लाखों रुपए खर्च करोगे, लेकिन तुम क्या देखोगे, पेरिस की शाम देखोगे, तुम स्विट्जरलैंड घूमोगे। तो एक्चुअली में सर्विस प्रोवाइडर के पास तुम खुद जा रहे हो। तो जितना भी आप देखोगे इंपॉर्टेंस है इसमें कि जो सर्विस प्रोवाइडर के पास हम खुद जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज है बहुत फेमस है, वहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा केंद्र है योगाचार्य का, मेडिटेशन का, आप खुद वहां पे जा रहे हो। तो ये मोड 2 में होता है कि सर्विस प्रोवाइडर तो यहां भी मूवमेंट नहीं करता है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग ही यहां पे चले आते हैं। इसको हम बोलते हैं मोड 2 टाइप की सर्विसेज। अब आ जाइए, अब फिर से समझते हैं हम लोग मोड 3। इसको भी थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मैं आपको बता दूंगा मोड 3 क्या है, लेकिन आप लोग नया डायग्राम बनाइएगा और ये सेम ऐसे ही रहेगी। अब जरा देखिए मोड 3 में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, सर्विस देने के लिए अब्रोड में अपने ब्रांच को खोलता है, ब्रांच एंड सब्सिडियरी। मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि वो ब्रांच के माध्यम से इसका मूवमेंट हो रहा है, ब्रांच के माध्यम से इसका मूवमेंट हो रहा है। अब तक तो ये मूवमेंट नहीं हो रहा था। जैसे मान लो तुम्हारे वहां होंडा की गाड़ी है, तुम्हारे वहां होंडई की जो है ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहां से यहां पे ये अपने ब्रांच और सब्सिडरी खोल लिए। लाइक एग्जांपल, तुम जाते हो किसी भी भारत के अच्छे मॉल में और जाते ही तुम देखते हो पहला राइट, आप जाओगे पहला राइट और पहला उसमें आप देखोगे तो आपको मैगडी दिखाई देगा, है ना, घुसते ही पहला राइट मैगडी। तो मैगडी जो है क्या है,
अपने ब्रांच और सब्सिडरी ओपन करके अपने सर्विस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोड थर्ड, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने ब्रांच और सब्सिडरी के माध्यम से अब्रोड में अपने सर्विसेज को सेल कर रहा है। इसमें आप देखोगे जो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है वो डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप किसी भी अच्छे मॉल में चले जाओगे तो ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे तो लगभग हर विदेशी कंपनियां आपके वहां मिल जाएगी। चाहे एसी में चले जाओ, चाहे रेफ्रिजरेटर में चले जाओ, चाहे टेलीविजन में चले जाओ, चाहे मोबाइल में चले जाओ, चाहे तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, सारी विदेशी कंपनियां तुम्हारे वहां आ गई हैं। तो यहां पे वो क्या कर रही हैं, ब्रांच और सब्सिडरी ओपन कर रही हैं और अपने सर्विस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। तो यहां पे आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें काफी ज्यादा जो है कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, कोका कोला देख लो तुम, है ना, यहाँ पे पूरा पेप्सी को देख लो, पूरी तरीके से वो यहाँ पे अपने वहां जो है ओपन की है और उसको सेल कर। इसको हम बोलते हैं मोड 3 तरह की सर्विसेज। अब जल्दी से हम फिर से सीख लें कि व्हाट इज मोड 4। मोड 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। मोड 4 में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद ही यहां पे आ जाता है। अगर एक्चुअली में देखोगे कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एक्चुअली किस में हो रहा है तो ये मोड 4 में होता है। मोड 4 में ये सर्विस प्रोवाइडर खुद ही मूव कर जाता है अब्रोड में और यहां पे जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मोड 4 में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर खुद यहां पे मूव करता है और वहां खुद मूव करके सर्विस प्रोवाइड, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। जो प्राकृतिक मनुष्य है उसका जो है प्रेजेंस है, उपस्थिति है। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो नरेश त्रेहान का मैंने एग्जांपल लिया और नरेश त्रेहान को मैंने बताया कि मोड 2 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आते हैं और यहाँ पे काम कराते हैं बाईपास सर्जरी, लेकिन नरेश त्रेहान खुद यूएस चले जाएं और उनको लगता है कि वहां पे जाके मैं बाईपास सर्जरी करूं, तो नरेश त्रेहान खुद ही चले गए और वहां पे जाके क्या किए, बाईपास सर्जरी में सर्जरी किए लोगों का। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोड 4, द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन खुद ही मूव कर गया, दैट इज मोड 4। मोड 4 में यहां से खुद ही लोग वहां जाएंगे और काम करेंगे। लाइक एग्जांपल, तुम्हारा भैया है और यूएस वो जाके पिछले 10 साल से रह रहा है, वो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोड 4 कि नेचुरल पर्सन खुद चला गया। देखो दो चीजें हैं, तुम्हारा भैया नोएडा में रह के, गुड़गांव में रह के किसी अमेरिकी कंपनी के लिए काम करे, दिस इज मोड 1। लेकिन जब तुम्हारा भैया खुद अमेरिका चला जाए और अमेरिका कंपनी के लिए काम करे, दैट इज मोड 4, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। जब यहां पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट खुद हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर का, दैट इज द मोड 4। तो WTO दोस्तों ये चाहता है ना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 सभी का निर्बाध प्रसार हो, सभी तरह का सर्विसेज क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, किसी तरह का इसमें रोका टोकी ना हो, सब ट्रांसपेरेंट चीजें चले, लोग इसको आने दे, मार्केट को एक्सेस करने दे, ये गेट्स में था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब इसकी बात होती है WTO के डिफरेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, तो मोड 1, मोड 2, मोड 3 को लेके कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मोड 4 को लेके बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो LDCs के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमको अमेरिका में जाके काम करना पड़े, बट वो डिफरेंट टाइप का वीजा लगाएगा अमेरिका, डिफरेंट टाइप के वीजा लगा देंगे यूरोपीय यूनियन और आपके लोगों को रोकेंगे वहां आने से। तो ये भी एक तरह से आप देखोगे गैट्स के जो ट्रीटी है उसके अगेंस्ट है कि आप नेचुरल पर्सन को रोक रहे हो। लेकिन इसके ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है कि आप अपने वीजा नियमों को सरल बनाएं ताकि WTO का एग्रीमेंट बहुत अच्छे से लागू हो सके। देखिए जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जो कि आपको मोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और वो है एग्जाम्पल बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के एग्जाम्पल से आप एकदम समझ जाएंगे। बाबा रामदेव के एग्जाम्पल से, बाबा रामदेव जी देखिए, IAS इंटरव्यू देने के पहले मैं बाबा रामदेव के शिविर में गया और काफ़ी कुछ मैं सीखा उनसे। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं IAS का इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी और मुझको लगता था कि अगर कुछ ऐसा होगा कि कहीं से भी कुछ ऐसा पूछा जाए कि ताकि मैं इनके बारे में बता सकूं तो जरूर बताऊंगा। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा IAS में, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, एक मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा था कि भारत में आप देखेंगे सेक्स रेशियो लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा है 0 से 6 ईयर में, बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत में आप देखोगे नॉर्मली तो सेक्स रेशियो बढ़ रहा है, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियां बढ़ रही हैं, आप डिफरेंट डेटा उठा के सेंसस का देखोगे। लेकिन 0 से 6 एज ग्रुप में अगर आप 2011 का सेंसस देखोगे तो डिक्लाइन किया था। तो उन्होंने पूछा था कि जो लड़कियां कम पैदा हो रही हैं
उसको आप कैसे रोकोगे? तो मैंने देखिए बड़ा इसको अच्छा एग्जाम्पल से मैंने उनको समझाया था। मैंने कहा था कि देखो, लड़कियों को अगर आप चाहते हैं कि आगे ले जाएं और लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क ना हो, और जब भी कोई बच्ची पैदा होती है उतनी ही लोग खुश हों जितना कि बच्चे पैदा होने पे, तो आपको लड़कियों को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे किरण बेदी के रूप में आप देखिए, रोल मॉडल है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की किरण बेदी बनेगी। तो लड़कियों को अगर रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मीराबाई चानू देखिए छाई हुई हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल के रूप में आ गई कि वो गई और ओलंपिक में जो है हमारे लिए एक सिल्वर लेके आई। तो रोल मॉडल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, भारत का जो योग है एक्चुअली भारत का है, पतंजलि का आप लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया योग को। तो अनुलोम विलोम कपालभाति हर घर में हो रहा है, चूंकि रोल मॉडल है बाबा रामदेव। अब बस मुझे इतना ही कहना था, मैडम जो है पूछ पड़े कि बाबा रामदेव को आप क्या समझते हैं, वो एक पॉलिटिकल पर्सन है या फिर एक सन्यासी हैं, और वो अगर वो सन्यासी हैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दिए? तो काफी इस पे हमारा अच्छा डिबेट हुआ और मैं पहले से ही प्रिपेयर था। तो कई बार इंटरव्यू को अपने तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्मार्ट आप जो है बातों को घुमा लेते हो। चलिए, मैं बाबा रामदेव के एग्जांपल से मोड 1, मोड 2, मोड 3 आपको और मोड 4 सब क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाबा रामदेव का मोड 1 सर्विसेज, बाबा रामदेव का मोड 2 सर्विसेज क्या है, मोड 2 क्या है, बाबा रामदेव से हम सीखेंगे मोड 3 क्या है, और बाबा रामदेव से सीखेंगे हम मोड 4 क्या है। बहुत ध्यान से आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज मोड 1? मोड 1 ये है कि बाबा का एक आस्था चैनल है, आप जानते होंगे आस्था चैनल, और आस्था चैनल भारत में है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आस्था चैनल को सुबह ही देखिए उठ के जो है देखना शुरू कर देते हैं, और अनुलोम विलोम कपालभाति भ्रामरी है ना, हर तरह के प्राणायाम बाबा उनको सिखाते हैं और लोग सब्सक्रिप्शन करके देखते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबा यहीं पे है, हरिद्वार में बैठे हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आस्था चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करा के पेमेंट करके लोग जो है योगा के सीख रहे हैं। दैट इज द मोड 1। बाबा रामदेव क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं किया, लेकिन इनका सर्विस प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल हो रहा है, बिक रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। दैट इज मोड 1। व्हाट इज मोड 2? अगर आप कभी बाबा के शिविर में जाओगे तो अब्रोड के लोग, विदेशों से लोग आते हैं और उस शिविर में आके भाग लेते हैं, करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा का हरिद्वार का शिविर चल रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आए और सब्सक्रिप्शन पे करके, पेमेंट करके उनके शिविर में अनुलोम विलोम कपालभाति सीख रहे हैं। मतलब बाबा इतने फेमस हो गए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को अट्रैक्ट कर दे। दिस इज द मोड 2। मैंने क्या कहा कि मोड 2 में भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग आ जाएंगे। अब बाबा इतना इंपॉर्टेंस है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं और बाबा से योग सीख रहे हैं पेमेंट करके। दिस इज मोड 2। व्हाट इज मोड 3? पतंजलि एक मल्टीनेशनल जो है, आप जानते हैं पतंजलि जो बाबा रामदेव जी का है शॉप, ये एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कारपोरेशन है। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, तो हर जगह आप इसके आउटलेट दे सकते हो। मतलब ब्रांचेज और सब्सिडरी के माध्यम से बाबा ना हर चीज़ों को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आंवला भी बेच रहे हैं, गिलोय भी बेच रहे हैं बाबा रामदेव जी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोगों को दलिया भी खिला रहे हैं, है ना, और बासमती चावल भी बेच रहे हैं, और जो है दंत कांति टूथपेस्ट भी सेल कर रहे हैं। तो ये बताओ, जो ब्रांचेज और सब्सिडरी के माध्यम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं, दैट इज सिंपली मोड 3। मैंने यही तो बताया था कि मोड 3 में क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनियां आपके और सब्सिडरी और ब्रांच ओपन करती है, तो पतंजलि के माध्यम से बाबा रामदेव जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चीजों को सेल कर रहे हैं। मोड 4 में क्या है? मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। बाबा रामदेव हर जगह चले जाते हैं, यूएनओ चले गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हर देश में जाके योगा सिखाते हैं। मतलब बाबा की नेचुरल प्रेजेंस है, पूरे दुनिया में कहीं भी जाएंगे नेचुरल प्रेजेंस होंगे और लोगों को योगा सिखाएंगे, मेडिटेशन के फायदे बताएंगे, योगा से बताएंगे कैसे जो है आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, मोटापा घटा सकते हो, बाईपास सर्जरी नहीं होगा, कैसे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम हो जाएगा, हर चीज का इलाज। तो बाबा रामदेव का 1 2 3 4 हर, मतलब बाबा जो है फिट है। तो आपने सीखा बाबा रामदेव के माध्यम से मोड 1, मोड 2, मोड 3। मुझे लगता है कि अब आपको मोड में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मोड 1 में आस्था चैनल का प्रसारण रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मोड 2 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों का बाबा रामदेव के पास आना और योगा सीखना, मोड 3 में पतंजलि का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंस, और मोड 4 में बाबा का दुनिया के हर देशों में लगभग जाके योगा को सिखाना, प्रमोट करना। ये मोड 4 के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बात आपसे की थी गैट्स के बारे में, और बाबा के माध्यम से मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया कि व्हाट इज मोड क्या है और इसका किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ है। बस अंत में जो कुछ बातें मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा सा फिर से मैं आपसे बातें कर लूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं यथावत बना रहूं, यथावत, मुझे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, कभी भी यथावत रहने में एक बड़ा नुकसान है, चीजें खराब हो जाती हैं। पानी है ना, पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए ना, उससे बदबू आने लगती है, सड़ जाता है। हमेशा जो है अपने आप को परिमार्जित करिए।
प्रत्येक दिन अपने आप को इवेल्युएट करिए। जिस दिन आप कुछ नया ना सीखें, जिस दिन आप कुछ नया ना करें, वो दिन एक विद्यार्थी के लिए बिल्कुल बेकार दिन होता है। प्रत्येक दिन प्रयास करिए कि कुछ ना कुछ चीजों को मैं जरूर सीखूं, अपने आप में कुछ चीजों को मैं ऐड करूं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो कुछ चीजों को जरूर पढ़िए ताकि आपका प्रवाह बना रहे। गंगा का पानी निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, क्योंकि प्रवाहित होता है। आप निर्मल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे जब आप में डायनेमिक चीजें होंगी। आप अपने आप को इन्हांस करेंगे, चीज़ों को एडअप करेंगे। लेकिन जब आप पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं, चाहे विद्यार्थी हो चाहे वो शिक्षक हो, तो आपकी जो गुण है वो कम होने लगते हैं। दोस्तों, बस ये चीज़ याद रखिए कि मुझे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जरूर करना है, कुछ नई चीज़ों को जरूर सीखना है, कुछ नए चीज़ों को सीखते रहिए। और सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है? सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि हम अपने क्षमताओं पे भरोसा करें, अपने आप पे विश्वास करें। ये मुझसे ही होगा और ये मुझसे ही होगा, मैं इसे जरूर करूंगा। ये आपके मन में भावना जरूर आना चाहिए। कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल बनाते हैं आप स्वयं। जब आप यथावत बने रहते हैं, जब आप टूटना नहीं चाहते, जब आप बिखरना नहीं चाहते। एक अंडा जब टूटता है ना, तो एक सुंदर चिड़िया निकलती है और वो पूरे आसमान की सैर करती है। ये है उसकी सफलता। अगर अंडा टूटे नहीं ना, तो अंडा खराब हो जाएगा, उससे चिड़िया नहीं निकलेगी। आप टूटिएगा, आप बिखरिएगा, पूरा प्रयास करिएगा और आपके व्यक्तित्व से एक महान व्यक्तित्व निकलेगा जो पूरे आसमान का सैर करेगा। यह है आपकी असली सफलता। सफलता के लिए सब कुछ न्यौछावर करिए। एक बात जरूर समझिए कि आपको बहुत ऐसे काम है जिसको करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि पढ़ाई में भी बहुत मजा आता है। आप इसे करके देखिए, आप इसमें डूब जाते हैं, आप जो है बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं। तो अपने क्षमताओं पे पूरा विश्वास करिए, माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, गुरु का रिस्पेक्ट करिए। रोज सुबह उठ के माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए, उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता। तो आपने ईश्वर को देखा है नहीं देखा है डज नॉट मैटर, लेकिन जो आपके ईश्वर हैं वो आपके घर में है, उनका आशीर्वाद लेना न भूलिए। जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं, बड़े मन से आशीर्वाद देते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। कभी भी माँ बाप से कड़वे शब्द मत बोलिए, ये आपको महान बनाएगा, बहुत महान बनाएगा। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। आइए कुछ करके दिखाएं, आइए कुछ बन के दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।